नाउ अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो रिमार्क्स में लिख लो। ठीक है, क्या बताया गया है? फर्स्ट पॉइंट देखो सिंपली ये बताया गया है कि अगर हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स है, सपोज ए कॉमा बी, दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर, और एक दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है बी कॉमा ए, जहाँ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन ऑर्डरिंग अलग है। तो मैंने पहले बताया है कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये लिख दो कि दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो यहीं पर कि सपोज वी हैव टू एलिमेंट्स, चलो कैसे लोगे, ए कॉमा बी ले लो, और यहाँ पर चलो पी कॉमा क्यू ले लो। ठीक है, सो ए कॉमा बी, दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू पी कॉमा क्यू इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। अब देखो इसका मतलब तो मैंने समझाया था। ठीक है, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई का क्या मतलब होता है? इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई ए इज इक्वल टू पी एंड बी इज इक्वल टू क्यू। तो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट सेम हो। ठीक है, मतलब ए पी होना चाहिए और बी क्यू होना चाहिए, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर सेम हो सकते हैं। और अगर सिर्फ हम ऑर्डर रिवर्स कर दें, ए बी है और बी ए लिख दें, तो वो सेम नहीं हो सकता। इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, अगर हाँ ए और बी दोनों इक्वल है तो फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है? सेकंड पॉइंट है, हाँ, मान लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए, सेट यहाँ पर है एक ए, तो उसके पास मान लो पी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट बी कितना है? मान लो क्यू है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? पी क्रॉस क्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देखो कैसे, ए का मैं पहला एलिमेंट लूँगा और उस एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा, तो बी के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उतने पेयर्स बनेंगे, क्योंकि ए का तो मैंने एक ही एलिमेंट लिया है। ठीक है, फिर सिमिलरली मैं ए का दूसरा एलिमेंट लूँगा, फिर बी के सारे एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा, फिर ए का तीसरा एलिमेंट लूँगा और बी के हर एक एलिमेंट के साथ पेयर बनाऊंगा। तो हर केस में ना मेरे पास कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? बी के पास जितने एलिमेंट्स हैं ना उतने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ऐसे कितने बार आएंगे? पी बार आएंगे, क्योंकि मैं पी बार ए से एक एक करके एलिमेंट चुनूंगा। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज वन ऑफ द सेट इज इनफाइनाइट। ठीक है, देखो क्या बताया गया है, इफ एनी वन ऑफ द सेट्स ए और बी इज इनफाइनाइट, अगर दो सेट्स में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट हो गया, देन क्या होगा? ए क्रॉस बी भी इज एन इनफाइनाइट सेट, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट हो जाएगा, इज इनफाइनाइट। ओके, ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सपोज बी मेरे पास इनफाइनाइट है, तो ए का मैंने एक एलिमेंट उठाया और बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाना स्टार्ट किया मैंने, तो क्योंकि बी के पास इनफाइनाइट एलिमेंट्स है तो इनफाइनाइट पेयर्स बन जाएंगे, है ना, और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हमें ए क्रॉस बी में रखने हैं। तो ऑब्वियसली एक ही एलिमेंट का अगर मैं पेयरिंग करूं तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, मुझे तो सारे एलिमेंट्स का पेयरिंग करना है, तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होंगे। ना फोर्थ पॉइंट इज, हाँ, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट दिया हुआ है, ए क्रॉस ए, इसे डिफाइन किया गया है। ये कैसे डिफाइन होगा? ऑर्डर ट्रिपलेट है, अभी हमने डिस्कस किया था, ए बी सी सच दैट ए कहाँ से होना चाहिए? ठीक है, देखो क्योंकि यहाँ पर ए यही लिखा हुआ है ना, तो ए कॉमा बी कॉमा सी तीनों को मैं एक ही साथ लिख सकता हूँ, ए से बिलोंग करेगा, है ना, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब देखो, चलो फिफ्थ पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लो फिफ्थ। अगर मेरे पास ए क्रॉस बी क्रॉस सी है तो फिर मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा ए बी सी टाइप का एलिमेंट होगा सच दैट ए तो ए से होगा, बी जो है ये स्मॉल बी वो कैपिटल बी वाले सेट से होगा,
और जो स्मॉल सी है वो सी वाले सेट से होगा। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चंस दिए हुए बुक में? कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल है, इफ़ x प्लस 1 कॉमा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 3 कॉमा 1 देन x इज इक्वल टू वॉट, y इज इक्वल टू वॉट, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो देखो अभी मैंने बताया कि दो ऑर्डर्ड पेयर्स है यहाँ पर और दोनों के बीच इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है। तो दो ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल कब होते हैं? दो ऑर्डर्ड पेयर्स तब इक्वल होते हैं जब फर्स्ट एलिमेंट, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स इक्वल हो और दोनों ऑर्डर्ड पेयर के कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड एलिमेंट्स यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट्स वो भी इक्वल हो। सो वी कैन से x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। तो ये तो लीनियर इक्वेशंस है, बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे ये। सो x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा मुझे 2 और y का वैल्यू मिल जाएगा 3। ओके, और कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल है कि P है मेरे पास सेट ए बी सी। ठीक है, और Q क्या है, Q में सिर्फ एक ही एलिमेंट है R। तो मुझे P क्रॉस Q फाइंड करना है। अच्छा हाँ, इसे ना P क्रॉस Q पढ़ते हैं, P मल्टीप्लाइड बाई Q ऐसा नहीं बोला जाता, इसे बोला जाता है P क्रॉस Q। ठीक है, क्रॉस वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। तुम ऐसा बोलो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q या फिर बोलो P क्रॉस Q, इसका मतलब ही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब देखो दो सेट्स को ना इसी तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो तो अभी तक तुम लोग पढ़ते आ रहे हो। अगर मेरे पास दो सेट्स है, अब सेट्स के बीच के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे भाई, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और हमें Q क्रॉस P भी फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तो P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का वो सेट P का एलिमेंट होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो Q का होना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने बोल दिया पहला चलो AR, फिर यहाँ पे तो और कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं दूसरा एलिमेंट चुनूंगा यहाँ से BR और फिर क्या हो जाएगा CR। ठीक है, और QP क्या होगा, तो QP के केस में पहला एलिमेंट R होना चाहिए, तो पहले यहाँ पर R होगा। उसके बाद P का पहला एलिमेंट चलो A, फिर R एंड B, फिर R कॉमा C। ठीक है, तो देखो दोनों इक्वल नहीं आए ना, AR A के इक्वल नहीं होता। ठीक है, हमें गिवन नहीं है ना कि A और R इक्वल है, तो हम नहीं बता सकते कि PQ और QP सेम है या नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल ये सेम नहीं होते। ठीक है।